उसके दोबारा उठे हाथ को कसकर पकड़ लिया था उसने। हाथ पकड़ती है हट, और इसके साथ साथ ही कसकर लात पड़ा कोख पर, जहाँ कोई बसेरा करने लगा था। वह दूर जाकर गिरी थी। अरे कोई बचाओ मुझे, यह शैतान मार डालेगा। वह बेतहाशा चिल्लाने लगी थी। उसकी आवाज़ सुनकर कोई आता इससे पहले ही उसने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे बंद कर दिया। अरे ये क्या करती हो, आपस की बात है। थाने वाले आ गए तो मुझे अंदर कर देंगे, फिर क्या खाएगी, क्वार्टर से निकाल देंगे, कहाँ रहेगी बेवकूफ़। वह उसकी बाहों में कसमसाई। शेष पूरी रात वह उसे भांति-भांति से मनाता रहा। सवेरे वह संतुष्ट था, और वह बार-बार बाथरूम जाकर कपड़े बदल रही थी। उसकी कमर और पैरों में भयानक दर्द उठ रहा था। थोड़ी-थोड़ी देर में मरणातक पीड़ा की लहर दौड़ रही थी उसके उदर में। वह स्वयं एक कप चाय बनाकर ले आया उसके लिए। मुझे अस्पताल ले चलिए, मेरी तबीयत कुछ खराब है, वह कर्रा रही थी। मैं ठीक कर दूँ? उसकी आँखों में खेल रही शरारत का आशय समझकर वह काँप उठी। रहने दो, ठीक हो जाऊँगी, कुछ रुपए हो तो दे दो, वह नरमी से बोला। सारे तो ले गए, अब कहाँ बचे? क्या मैं ही खा गया? जो कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए ही तो, क्या सारा सुख मुझे ही मिलता है? तुम्हें कुछ नहीं मिलता मुझसे। वह सुबह-सुबह फिर लड़ने पर आमादा जान पड़ा था। वेतन आधा मिलता है तो खर्च भी कम करो ना। अरे अब तो यह मुझे सिखाएगी लगता है। चल यह टॉप्स दे दे, गिरवी रखूँगा, वेतन मिलने पर छुड़वा लेंगे। वह उसका सिर अपने आगे करके टॉप्स उतारने लगा। एक बात बोलूँ? उसने स्वयं को संयत रखकर पूछा। हाँ बोलो। शराब खरीद कर पीने से बहुत महँगी मिलती है। आप सामान ला दीजिए, मैं बना दिया करूँगी। घर की बनी में नशा भी ज़्यादा रहेगा और चौथाई दाम लगेगा। सारा दुःख भूलकर उसने यह सुझाव दिया। तुम्हें बनाना आता है? उसने आश्चर्य से उसे देखा। हाँ, हमारे गाँव में तो सभी अपने-अपने पीने के लिए बना लेते हैं। महुए के फूल सीजन में ही इकट्ठा करके रख दिया जाता है। लकड़ी फाटे की कमी नहीं, बस थोड़ी-सी मेहनत लगती है। बाप रे! यह तो छुपा रुस्तम निकली। उसने मन ही मन कहा। तुम्हें पता नहीं शायद, बिना लाइसेंस के शराब बनाना कानूनन जुर्म है। वह बेहद गंभीर था। मैं यह सब नहीं जानती। जब खरीद कर पीना मना नहीं है तो बनाना क्यों मना है? जैसे आपके लिए खाना बनाते हैं वैसे ही शराब बना सकते हैं। बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो। यदि सभी अपने लिए बनाने लगे तो सरकार की टैक्स कहाँ से मिलेगा? हम पुलिस वाले हैं, ऐसे लोगों को पकड़ कर सज़ा दिलवानी हमारी ड्यूटी है, और फिर यह पुलिस क्वार्टर है। बात फैलते देर नहीं लगेगी, दोबारा ऐसी बात मत करना। अच्छा, मैं आता हूँ, तुम कुछ बना लो खाने के लिए। वह कपड़े पहनकर बाहर निकल गया। जाते-जाते बाहर से दरवाज़ा बंद करता गया। तो क्या सरकार को पैसा देकर आदमी ज़हर भी पी सकता है? वह ज़ोर से चिल्ला पड़ी। उसके कंठ से रुदन के स्वर फूट पड़ा। हाय राम! कहाँ फँसा दिया? यहाँ तो अड़ोसी-पड़ोसी बोलते भी नहीं। हमारे गाँव में एक आवाज़ पर सारा गाँव उमड़ पड़ता है। इस वह इतने ज़ोर से इसलिए बोल रही थी कि दीवार के उस पार से पड़ोसन को सुनाई जान पड़े। थोड़ी देर बाद बाहर से दरवाज़ा खोली गई। एक अधेड़ औरत ने घर में प्रवेश किया। उसने सरिता को अंकवार से भर लिया। मैं तेरी सारी तकलीफ़ें जानती हूँ मेरी बच्ची, परंतु रमेश की दुष्टता के कारण चुप रहती हूँ। ये ले मोबाइल, तुरंत फ़ोन लगा, अपने पापा को बुला और निकल जा यहाँ से। तू क्या जानेगी, बड़ी ने 10 साल कैसे बर्दाश्त किया। अंत में उसे अग्नि स्नान करना ही पड़ा। स्त्री की वो पीड़ा देकर ही रमेश को संतुष्टि मिलती है। लगता है पी-पी कर इसका दिमाग फिर गया है। उसने जल्दी से मोबाइल ऑन करके अपने पापा से बात की। माँ की बीमारी के बहाने विदा कराने की बात समझाकर उन्हें तुरंत बुलाया। पड़ोसन ने जैसे आंधी की तरह आई थी वैसे ही तूफान की तरह चली गई। रमेश दर्जन भर अंडे और शराब की बोतल लेकर जल्दी ही वापस आ गया। अब तो मेरे नाटक करने की बारी है मिस्टर रोहन। मुझे पता नहीं था आपके बारे में, इसलिए इतना सह लिया। सरिता ने सारे दर्द पर विजय पाकर उसके लिए भात, आलू की भुजिया और दाल बनाया। गरम-गरम 2 पराठे भी सेक दिए। वह अपनी पसंद का खाना देख कर प्रसन्न था। मैंने ठीक नहीं कहा जी। रही बात लोगों की, तो उन्हें पता नहीं चलेगा, यह मेरा दावा है। या फिर मायके जाने दिया करिए, हफ्ते में 1 बार। हाँ, वहाँ से 8-10 बोतल ले आया करूँगी, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वह उससे घुल-मिल कर बातें कर रही थी। अस्पताल चलोगी क्या? वह ज़रा द्रवित हुआ। रहने दीजिए, वैसे ही आपके पास पैसे नहीं हैं। अच्छा लगे तो 2 दिन के लिए मुझे मायके भेज दीजिए, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? वह मुँह का कौर चबाते हुए बोला। आप भी छुट्टी लेकर आ जाना, फिर दोनों वापस आ जाएँगे। उसने पटाक्षेप किया।
दूसरे दिन ससुर को आया देख वह हड़बड़ा गया। उसे दाल में कुछ काला प्रतीत हुआ। वह कल से ही जाने की रट लगाए हुई है और आज यह आ गया बिना किसी सूचना के। कैसे आना हुआ पापा जी का? उसने सरिता से पूछा था। माँ की तबीयत खराब है, उन्होंने मुझे बुलाया है। प्लीज ना मत करिएगा, पता नहीं कैसी हालत है उनकी। वह रमेश के आगे गिड़गिड़ा रही थी। पापा को उसने पहले ही समझा दिया था फोन की चर्चा न करने के लिए। वह टाल मटोल करता रहा किंतु उसे रोक न सका। आपको मेरी कसम है, जल्दी से जल्दी आ जाना मेरे घर, मैं आपका इंतजार करूंगी। सरिता ने विदाई ली। ऐसी क्या बात हो गई बेटी? हम लोग एकदम से हड़बड़ा गए थे। कहीं इस प्रकार फोन किया जाता है? माँ ने स्नेह भरी झिड़की दी। उत्तर में उसने ब्लाउज उतार कर उसके हाथ में दे दिया। सीना, कमर, पीठ, पेट सब जगह ढेरों मटर के बराबर जले के घाव, ढेरों दाग, जांघों के घाव दिखलाए। पेट की चोट से उसका गर्भस्राव हो गया था, रक्तस्राव अब भी जारी था। माँ उसे हृदय से लगाए देर तक रोती रही। पापा ने अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया। 4 माह में उसका वजन 10 किलो कम हो गया था। चेहरा श्रीहीन, गाल पिचके और सामने के दांत बड़े दिखने लगे थे। वह तो माँ से भी बड़ी नजर आ रही थी। कुछ खातिरदारी करनी चाहिए पतिदेव की। आना तो पक्का है, क्योंकि उन्हें उसे पूरा विश्वास था कि वह उसके मनोभावों से अपरिचित था। उसके सारे गोल धब्बे एक साथ जल उठे। वह ऐसे छटपटाई जैसे ताजे फोड़े रगड़ खाकर अभी ही फूट रहे हो। वादे के अनुसार घर के पिछवाड़े मटकी चढ़ाकर 1 नंबर की दारू उतरवाई। इसके तेज को सहना सबके बस की बात नहीं। तीसरे दिन एक जिम्मेदार पति की तरह वह सास का हाल चाल पूछता हुआ आ गया। सबने पहले जैसे ही मान सम्मान किया। वह पूरी तरह अस्वस्थ था। तालाब से मारकर लाई गई मछली और हाथ की उतारी शराब, मजा आ गया भाई ससुराल का। उसके लिए अलग कमरे की व्यवस्था थी। बड़े गुरु है, जानते हैं बेटी दामाद से मिलना जुलना चाहेंगे, या हो सकता है सरिता ने ही होशियारी से यह व्यवस्था करवाई हो। नशा गहराता जा रहा था। वह सरिता के दबे पांव आकर बगल में सो जाने का इंतजार कर रहा था। नंबर 1 अपना असर दिखा रही थी। आंखें बूंदी जा रही थी। नींद और नशे के प्रभाव से वह बेसुध हुआ जा रहा था कि कमरे में कुछ हलचल हुई। कुछ परछाइयां झिलमिलाई। हाथ पैरों में कुछ तनाव सा अनुभव हुआ। लगा जैसे उसे कस कर बांधा जा रहा है। चढ़ने से पहले ही उसका सारा नशा हिर हो गया। हाथ में डंडे लिए 4 युवक और चप्पल लिए 4 युवतियां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आश्रित संकट देख उसकी सारी हेगरी निकल गई। वह गिड़गिड़ाने लगा। पहला डंडा पड़ने से पहले ही वह चीखने लगा, अरे मुझे क्यों मारते हो? दामाद की ऐसी ही खातिर की जाती है तुम्हारे गांव में? तरातर चारों ओर से डंडे बरसाने लगे। उसकी चीख कमरे गूंजती रही। लड़कियां उसके सिर पर चप्पल बरसा रही थी। जिसे तेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई, उसे अकेली पाकर मारता है। ये ले जरा ढंग से दो 4 हाथ। यह पड़ोस में रहने वाली लड़की थी। शादी में बहुत लाड लड़ा रही थी। उसकी कीलदार चप्पल उसके चेहरे पर पड़ी थी। इसके कपड़े फाड़ दो तो, एक महिला ने आदेश दिया। किसी ने इधर से खींचा, किसी ने उधर से खींचा। कपड़े फट गए। वह नग्न धरन पड़ा था इतने लोगों के बीच। इसे जले का दर्द बहुत आनंद देता है। बेचारा दामाद है, खातिर करो इसकी। वही औरत फिर बोली। चारों युवक ने हाथों में सिगरेट नाच उठी। चारों युवकों के हाथ में सिगरेट नाच उठी। अरे अरे ये रे, मुझे मत जलाओ, मेरे बाप, मुझे छोड़ दो, पाँव पड़ता हूँ। अरे बाप रे, जला डाला हैवानों ने। वह चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। पेट, पीठ, बाहें, चेहरा सब हो गया। अभी जांघों के बीच बाकी है। नहीं बाप, तुम मुझे छोड़ दो। सरिता, ओ सरिता, कहाँ हो तुम? बचाओ मुझे इनसे। मैं पुलिस का जवान हूँ। बात की भी सोचो जरा, दूर हटो मुझसे। वह पलंग पर बंधे बंधे कसमसा रहा था। हाँ, उसने निश्वास छोड़ी। अच्छा लगा ना जीजाजी? उसने जैसे उसकी बात सुनी ही न हो। अब थोड़ा रगड़ कर नमक मिर्च डाल देते हैं, पूरा आनंद ले लीजिए। वह युवक पूरी तरह संजीदगी से बोल रहा था। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मैं कान पकड़ता हूँ, किसी को नहीं जलाऊंगा। वह पूरी ताकत से छटपटाया। भैया बहुत हुआ, अब इसे छोड़ दो। अपनी करनी का फल भोगे जाकर। सरिता दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़ी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब